ओके। ओके। सो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन 18 होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लुकअप मेथड इंजेक्शन के बारे में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझा था कि लुकअप मेथड इंजेक्शन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ओके। तो सेशन 18 यानी कि स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 18 में स्प्रिंग बूट, मतलब कि यहाँ से मेरा स्प्रिंग बूट स्टार्ट होने वाला है। तो सेशन 18 को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हो, जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर कॉन्सेप्ट को समझा था। ओके। तो अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क 1 से 17 तक मैंने स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर रखा है। अगर आप चाहो तो वहां से स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पूरे कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हो। ओके। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। ओके। और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चल रही है। ओके। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा लाइव नोट्स के साथ लिखूंगा और लाइव कोडिंग करूंगा, और एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा। ओके। डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके। देन उसके बाद आपको ये सारे नोट्स आपको इस गिटहब लिंक पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। ओके। तो आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोटपैड देख के ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप यहाँ पे नोटपैड पे लिखने का मेरा पर्पस ये था कि अब मैं जो भी यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, तो जब आप नोट्स को राइट करोगे तो आपको क्लियरली उस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा, और ये जो पल है, मतलब कि यहाँ इस पल पे मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो आपको रिवीजन के टाइम आपको क्लियर होगा। ओके। प्रैक्टिस के टाइम आपको समझ में आएगा। ओके। तो इसका नोट्स भी मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसका नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ। आप इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके। यहाँ पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग बूट रनिंग नोट्स डॉट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे करेंगे आप, तो आपको वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। साथ ही साथ क्योंकि मैं जो भी नोटपैड और एमएस पेंट पे जो भी डायग्राम या पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ, वो मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस नोट्स के थ्रू आप क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ओके। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा सेकेंड चैप्टर है स्प्रिंग बूट। एक्चुअल में हमारा ये कोर्स जो चल रहा है स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का, ये एक्चुअल में स्प्रिंग बूट का ही चलने वाला है, क्योंकि स्प्रिंग बूट शुरू करने से पहले कुछ फ्रेमवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना जरूरी था, जिसके वजह से 1 से 17 तक सेशन को मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कवर कर रहा था। जिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कवर कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंटेनर टाइप एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, एट द रेट वैल्यू, जावा कॉन्फ़िगरेशन, इन सारे टॉपिक को मैंने क्या करा, कवर करा। ओके। सेशन 17 में। ओके। तो अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो स्प्रिंग बूट शुरू होने वाला है। इसमें हम लोग आज के सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंसेस है। ओके। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इसका यूज है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन 18 से हमारा स्प्रिंग बूट शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कोई इशू आने वाली नहीं है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, तो आप यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन में। मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इसे। स्प्रिंग बूट इंट्रोडक्शन। ओके। स्प्रिंग बूट इंट्रोडक्शन। ओके। तो स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन को समझने से पहले मैं इसे क्या करूँगा, स्प्रिंग बूट को समझने से पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम लोग समझेंगे। ओके। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे पास था ही तो स्प्रिंग बूट क्यों आया। पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे कि जब हमारे पास स्प्रिंग बूट था ही तो स्प्रिंग बूट क्यों आया, स्प्रिंग बूट का हम लोगों का क्या यूज पड़ा। ओके। तो हमारे पास दो फ्रेमवर्क हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके। इसी को एक लेवल एक्सटेंड करके क्या करा, स्प्रिंग बूट आया। ओके। स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया और दूसरा क्या आया, स्प्रिंग बूट। ओके। ओके। स्प्रिंग बूट आया। तो पहले हम लोग स्प्रिंग बूट को समझेंगे, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क को समझेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप कर ही रहे थे तो स्प्रिंग बूट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई, ऐसा क्या इसमें इशू आ गया, ऐसा क्या इसमें डिसएडवांटेज आ गई कि जिसके वजह से हमें स्प्रिंग बूट को
लाना पड़ा है। ओके, स्प्रिंग बूट को हमें लाना पड़ा, क्यों हमें ज़रूरत पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो वहाँ पे आपको जैसे जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा तो वैसे 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 आपको क्या होगी, क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो और मैं न्यू स्टूडेंट से खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ओके, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर लोगे तो विद इन 5 मिनट्स में मुझे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उससे तुरंत से तो सीख नहीं पाओगे। ओके, अगर मैं डायरेक्टली 1 मिनट में आप तक डिस्कस कर दूं और आपको तुरंत समझ में आ जाए, इन डेप्थ में अगर नहीं बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेशंस चल रही है यही रीजन है कि यहाँ पे लाइव नोट्स के साथ चल रही है, लाइव डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, तो ये रनिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप पढ़ोगे रिवीजन के टाइम तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। ओके, इवन आप इंटरव्यू में भी इसका आप आंसर दोगे, जो भी मेरे से डिस्कस करोगे, मतलब इस यूट्यूब चैनल से आप जो भी यहाँ से सीख कर आप इंटरव्यू में अपने एक्सप्लेन करोगे एक एक टॉपिक को, तो वहाँ पे भी आपके वो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो रीज़न यहाँ पे यही है कि सेशंस काफ़ी देर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे कुछ लाइव चल रही है, मतलब कि जो भी नोट्स मैं लिख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, ये सब लाइव होने वाली है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे सेशंस 1 आवर और 1:30 के अराउंड चली जाती है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, और अभी तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, आने वाले सेशंस में स्प्रिंग बूट को इन डिटेल हम लोग समझेंगे, वहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। ओके, तो अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेरे पास है ही, तो स्प्रिंग बूट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ओके, तो पहले हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रॉब्लम्स को समझ लेंगे कि इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि स्प्रिंग बूट का यूज करना पड़ा हमें, स्प्रिंग बूट एक लेवल आगे क्यों आया, मतलब कि एक लेवल इम्प्लीमेंट होके क्यों आया। ओके, तो जैसे एक प्रॉब्लम को आप समझो, जैसे कि एक एप्लीकेशन है। 1 मिनट गैस, 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम मैं रखूँगा, जो हमारा ऐप है, ये जो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन 1 है हमारा, एक एप्लीकेशन ऐप 1 है, और दूसरा हमारा एप्लीकेशन है क्या, ऐप 2। ओके, इन दोनों के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ऐप 1 और ऐप 2 में अ, क्या कॉमन है, क्यों हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे जैसे डायग्राम दिखाऊंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है, जिसमें एप्लीकेशन 1 का मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, यहाँ पे जो भी मैं इस एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं टेक्निकल थिंग्स को डिस्कस करने वाला हूँ, ना कि इसके फंक्शनैलिटी को, आपको ये ध्यान रखना। ओके, आप अभी जो मैं भी आपको बोलूंगा तो आपको मे भी थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप अगर ध्यान से सीखोगे तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ सकते हो। ओके, तो एक हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम मैंने रखा ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, एक हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, और एक हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का मैं नाम देता हूँ बुकिंग टिकट। ओके, एक हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरा हमारा एप्लीकेशन है बुकिंग टिकट। ओके, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट है, ये जो हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट है, और हमारा बुकिंग टिकट जो हमारा एप्लीकेशन सेकंड है, इसमें कॉमन क्या होगा, इन दोनों एप्लीकेशन में सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। ओके, ये कॉमन चीज हो गया, कॉमन हो गया। सेम इसमें भी यही होगा, इस एप्लीकेशन में भी सेम। बुकिंग टिकट में भी क्या होगा, यूजर क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा और क्या करेगा, लॉग इन करेगा। ओके, देन उसमें सिक्योरिटी लगाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी भी यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो बुकिंग बुक टिकट में भी सिक्योरिटी हम लोग यूज करेंगे अपने एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट में। हम लोग अपने एप्लीकेशन में कौन से डेटाबेस यूज करने वाले हैं, डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पे सेटअप करते हैं, तो हम लोग हर ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके,
डेटाबेस ऑपरेशंस करेंगे लाइक CRUD। ओके, सेम यही चीज बुकिंग टिकट में भी होगा कि हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे। इसमें डेटाबेस के टिकट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बुकिंग टिकट में भी क्या करेंगे, ये प्रोसीजर अपनाएंगे। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमन चीज दिखा रहा हूँ, कॉमन टेक्निकल थिंग्स दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन 1 में ऑनलाइन शॉपिंग में भी यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, सिक्योरिटी इसमें लगेगी, इसमें इस एप्लीकेशन में भी सिक्योरिटी लगेगी, इसमें भी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इसमें भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखेंगे एप्लीकेशन में, बिजनेस लॉजिक। ओके, सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा, बिजनेस लॉजिक। ओके, देन उसके बाद हर एक एप्लीकेशन में एक ईमेल होता है सेंड करने के लिए, ईमेल या एसएमएस, और इसमें भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे मैं कैपिटल रखता हूँ ताकि अच्छा लगे, एसएमएस। बुकिंग टिकट में भी क्या होगा, ईमेल और एसएमएस के फीचर्स रहेंगे, तो उसमें भी हम लोग ईमेल और एसएमएस से रिलेटेड क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कोड करेंगे। ओके, देन उसके बाद इसमें हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं अपने एप्लीकेशन में, पेमेंट कैसे करना है। सेम इसमें भी क्या करेंगे, पेमेंट हम लोग करेंगे। बुकिंग टिकट में भी हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते ही हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग पेमेंट से रिलेटेड क्या करेंगे, कोड को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों जो एप्लीकेशन है एक जैसे, मैनी एप्लीकेशन हैव सेम फीचर्स, जैसे कि इन दोनों एप्लीकेशंस के पास क्या है, सेम फीचर्स है, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक ही कोड को क्या करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें लॉगिन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ओके, सेम ऑनलाइन शॉपिंग में भी दिख रहे हो आप, यहाँ पे कॉमन चीज है यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो यहाँ पे भी है यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें लॉगिन करना पड़ रहा है, मतलब लॉगिन से रिलेटेड हमें कोड करना पड़ रहा है, तो बुकिंग टिकट में भी सेम चीज ऐसे ही करना पड़ रहा है। एक एप्लीकेशन में भी यही काम कर रहे हैं, दूसरे एप्लीकेशन में भी यही काम कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करें, दो बार यहाँ पे कोड को टाइप करने, कोड को क्या करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि डेवलपमेंट टाइम क्या हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जो डेवलपमेंट टाइम है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें भी डेटाबेस CRUD ऑपरेशन हो गए, तो इसमें भी डेटाबेस CRUD ऑपरेशन होंगे, तो इसमें काफी डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाएगी ना। और यहाँ पे बिजनेस लॉजिक हमें खुद लिखना होता है, बिजनेस लॉजिक आपको खुद लिखना होता है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना लॉजिक होता है कि कौन सा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, तो बिजनेस लॉजिक आपको खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन ईमेल और एसएमएस से रिलेटेड ये तो कॉमन कोड है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाती है और एरर्स, मतलब कि कोड को आप बार बार, एक ही कोड को कभी इस एप्लीकेशन में आप लिख रहे हो, एक एप्लीकेशन में सेम कोड को आप दूसरे एप्लीकेशन बनाने के लिए सेम कोड को बार बार लिख रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो कि आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सेम कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो। ओके, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए बार बार हम लोग कोड लिख रहे हैं, पेमेंट एपीआई से लिख रहे हैं, तो एपीआई हम लोग को कनेक्ट करने के लिए बार बार क्या करना पड़ रहा है, कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारा डेवलपमेंट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि बार बार हम उस सेम कोड को क्या कर रहे हैं, हर एक बार एप्लीकेशन बना रहे हैं इस ऑनलाइन बुकिंग शॉपिंग में और बुकिंग टिकट में, तो सेम कोड को क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो इससे हमारा डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज हो गया और काफ़ी बोरिंग भी रहती है। ओके, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया क्योंकि हमें एरर्स आने की भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा कोड लिखोगे तो मे बी एरर तो आएगी ही आएगी। ओके, लेस कोड रहेगा तो उसमें एरर्स कम आती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कोड लिख रहे हो, बार बार एक ही कोड को लिख रहे हो, तो मे बी एरर आ सकती है। ओके, तो इसी को फास्ट करने के लिए, मतलब कि अभी हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें काफ़ी सारे क्या करने पड़ते थे, रिपीटेडली हमें सेम कोड को बार बार क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। ओके, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशन मेनी फीचर्स, हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस है, मतलब उसमें कई सारे फीचर्स हैं, और इसमें क्या है, सेम फंक्शनैलिटी रहती है। तो वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशन मेनी फीचर्स आर सेम इन एवरी
एप्लीकेशन। ओके, इसका मीनिंग आप समझ रहे होगे, जो भी मैंने अभी आपको बोला वही यहाँ पे मैंने लिखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल्स एप्लीकेशन है, जैसे कि ऐप 1 है, ऐप 2 है, एक है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा है हमारा बुकिंग टिकट। इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे ऐसे फीचर्स है जो सेम रहते हैं हर एक एप्लीकेशन में। यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड, ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड, पेमेंट एपीआई लेने से, पेमेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज करेंगे। तो एक प्रॉब्लम ये था कि हम लोग क्या कर रहे थे, कोड को बार बार लिख रहे थे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्प्रिंग बूट में, मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट में लिखना चाहता हूँ, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी वो मैं यहाँ पे लिखा जाता हूँ कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज हम लोग क्यों करते हैं। यहाँ पे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। इट इज मेनली यूज टू डेवलप वेब वेब सर्विसेज। ओके, वेब सर्विसेज, सर्विसेज एप्लीकेशन। इसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग क्या डेवलप करते थे, वेब और वेब सर्विसेज एप्लीकेशन। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं इसके थ्रू। ओके, जो कि यहाँ पे प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता था कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ता था। जैसे कि इस हम लोग कंटेनर में ऐप कॉन्फ़िग करते थे, स्प्रिंग बीन हम लोग करते थे, ये काफ़ी लेंदी था। जैसे कि यहाँ पे हेयर हमें क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामर या डेवलपर जो भी आप कहो, प्रोग्रामर हैज टू डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन इनपुट टू स्प्रिंग कंटेनर। हम लोग कंटेनर में क्या करते थे, बार बार खुद से क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो काफ़ी लेंदी था और इसके वजह से हमारा सेशंस भी काफ़ी लॉन्ग चला जाता था, समझाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था, जो कि काफ़ी क्या था, लेंदी था। ओके, विच इज वेरी लेंदी। ओके, एंड स्टार्ट फ्रॉम लाइन फर्स्ट। हमें क्या करना पड़ता था, बिगिनिंग से क्या करना था, ऐड करना पड़ता था। मतलब कि जब भी हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो बीन फाइल बनाते थे, और भी क्या बनाते थे, मतलब कि ऐप कॉन्फ़िग करते थे, कॉन्फ़िगरेशन सारे क्या करने पड़ते थे, स्टार्टिंग से हमें क्या करने पड़ते थे, ऐड करने पड़ते थे। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऐसे समझो कि इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में की पॉइंट ये आ रहे हैं, इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या था कि काफ़ी सारे एप्लीकेशन में क्या होते थे कि सेम फीचर्स होते थे, तो हमें बार बार सेम कोड को क्या करना पड़ता था, राइट करना पड़ता था। तो ये सब क्या थे, इसके डिसएडवांटेज थे। तो इसके डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ओके, इसके डिसएडवांटेज थे यहाँ पे, डिसएडवांटेज वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि इसका डिसएडवांटेज क्या था कि मेनी एप्लीकेशन हैव सेम फीचर्स। ओके, कुछ एप्लीकेशंस के सेम फीचर्स थे, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डेटाबेस कनेक्शन, ये सारे से रिलेटेड क्या थे, सेम फीचर्स थे। ओके, दूसरा हमारा क्या था, वी हैव टू राइट, हम लोगों को राइट क्या करना पड़ता था, शुरू से करना, बार बार को एक ही कोड को क्या करना पड़ता था, रिपीटेडली लिखना पड़ता था। वी हैव टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। ओके, देन उसके बाद इसमें डेवलपमेंट टाइम हमारा काफ़ी इंक्रीज हो जाता था, मतलब कि काफ़ी टाइम लगता था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इट इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम। क्योंकि हम लोग बार बार सेम कोड को लिख रहे हैं कई सारे एप्लीकेशन में, तो एक ही कोड को बार बार हम लोग हर एक एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तो हमारा तो डेवलपमेंट टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे ये एक डिसएडवांटेज में आ जा रही थी। ओके, और काफ़ी बोरिंग थी, इट इज़ बोरिंग एंड एरर प्रोन। ओके, तो हमें इसके डिसएडवांटेज को सॉल्व करना था, तब हमें यूज करना पड़ा क्या, तब इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए क्या आया, स्प्रिंग बूट
ओके, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए क्या आया, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। समझो आप ऐसे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक लेवल आगे है स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ही और इम्प्लीमेंट करा है। तो स्प्रिंग बूट हमें क्या मिला है, यूज करने के लिए मिला है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, वी नीड एन 1 मिनट, वी नीड एन easier and fastest और faster solution। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फास्टेस्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें कुछ फास्टेस्ट ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके, अपने एप्लीकेशन को क्या कर सके, फास्टली डेवलप कर सके। ओके, तो जैसे कि अभी जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इस डायग्राम को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ऐड कर दूंगा। इस डायग्राम को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, डायग्राम, ओके, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, तो एक तो हमारा ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे ये देखो आप, जैसे कि जब हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जब हम लोग काफ़ी सारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे, जैसे कि एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग स्प्रिंग बीन में स्प्रिंग एक्स डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक्सएमएल में कितने सारे कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वो मैं यहाँ पे लिख कर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सेकेंड प्रॉब्लम से यहाँ पे ये आ रही थी कि जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, जो कि ओल्ड वे है, फ्रेमवर्क ओल्ड वे, जो अब ओल्ड हो गया। ओके, अब हमें जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वो स्प्रिंग बूट के हेल्प से क्या करते हैं, उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, मैं यहीं पे आपको एक्सएमएल जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते थे बीन में, तो हम लोग क्या करते थे, बीन टैग का यूज करते थे। ओके, बीन टैग का यूज करते थे और बीन टैग के अंदर हम लोग क्या करते थे, क्लास ऑब्जेक्ट का नाम देते थे। ओके, ओके, ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम देंगे क्या, मान लो कि डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे दूंगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स ओबीजे। ओके, और यहाँ पे उस क्लास का हम लोग नाम देते थे। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना हमारा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास का यहाँ पे हम लोग नाम देते थे, और इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी नेम, ये अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आपने कंप्लीट करी होगी, क्योंकि मैंने जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट दिए हैं वो काफ़ी बेसिक्स दिए थे, क्योंकि मैं स्प्रिंग बूट का यहाँ कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग टैग करना, देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा था, काफ़ी हमें क्या यहाँ पे हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्राइवर मैनेजर। ओके, ड्राइवर का यहाँ पे क्लास नेम देंगे और इसमें हम लोग क्या करते थे, वैल्यू सेट करते थे। ओके, वैल्यू सेट करते थे वैल्यू टैग के थ्रू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ओरेकल। ओके, ओरेकल ड्राइवर। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग यूजर नेम देते थे, पासवर्ड यूआरएल देते थे। ओके, यहाँ पे क्या देते थे, क्लास में यूआरएल, और यूआरएल क्या था, वैल्यू में हम लोग पास करते थे क्या, JDBC ORCL थीन @ लोकल होस्ट 1521 ORCL, ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, यूआरएल पास करते थे। देन उसके बाद हम लोग इसमें क्या पास करते थे, यूजर नेम जो भी हमारा रहता था उससे, जैसे कि मेरा यूजर नेम जैसे कि इंडिया फ्री इंटर्नशिप है, इंडिया इंडिया फ्री इंटर्नशिप। ओके, ऐसे आप समझो, यूजर नेम हमारा ये था। ओके, देन उसके बाद हम लोग पासवर्ड यहाँ पे देते थे। ओके, पासवर्ड हम लोग सेट करते थे, तो यहाँ पे पासवर्ड जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे हमें क्या करने पड़ रहे थे, यहाँ पे
करने पड़ रहे थे। ओके, यहाँ पे क्या करने पड़ रहे थे, काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ रहे थे हमें। ओके, तो आप यहाँ पे ये समझो। ओके, तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि हमें काफ़ी सारे कोड यहाँ पे लिखने पड़ते थे इस XML कॉन्फ़िगरेशन में। तो हमें हर कंपोनेंट के लिए, जैसे ड्राइवर मैनेजर्स कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली क्या करना पड़ता था, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। जैसे कि डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैंने अभी यहाँ पे जो भी आपको एग्जांपल्स दिए, ये डेटाबेस कनेक्शन के लिए, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली XML में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे सिर्फ एक कनेक्शन के लिए। जैसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे हमें लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे इतने सारे लाइन ऑफ कोड कर रहे थे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम क्या हो रहा था कि स्लो हो रहा था और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि आ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इस डायग्राम को ऐड कर दूंगा आपके नोट्स में, ताकि आप वहाँ से इसे पढ़ सको। ओके, 1 मिनट। इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के डिसएडवांटेजेस दिखा रहा हूँ, ताकि कितने सारे इसमें वर्क हो रहे थे उसे आप आइडेंटिफाई करो, ताकि आप जब स्प्रिंग बूट में वर्क करो तो आपको समझ में आए कि ये सारे कॉन्फ़िगरेशन से हमें स्प्रिंग बूट कैसे फास्टली, मतलब कि स्प्रिंग बूट हमें कैसे बचाया, मतलब कि स्प्रिंग बूट क्या करा है, इंटरनली ये सारे कोड्स को खुद ब खुद करता है। ओके, इंटरनली। ओके, तो अभी मैं प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। ओके, इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जैसे कि अभी ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है, ये डेटाबेस कनेक्शन से है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्शन। ओके, जो कि हम लोगों ने XML से करा है, तो XML यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि इसका यूज हम लोग क्यों करें। ओके, ओके, एनीवे। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको ये समझ में आ गया कि ओल्ड तरीके से हम लोग कैसे एक कंपोनेंट के लिए हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें कितने सारे इसमें XML में क्या करने पड़ते थे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते थे। ओके, तो हम लोग इसे इसके पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बोला। यहाँ पे मैं जो मैंने डायग्राम बताया है उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, देन उसके बाद लिखूंगा इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क we need to write a lot of XML कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये आप सारे इंटरव्यू में बोल सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बोट, व्हाई वी नीड। ओके, ये सारे आप जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सारे पॉइंट्स को आप अपने इंटरव्यूअर के साथ बोल सकते हो। वहाँ पे आपको वो इजीली समझ जाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली जान रहे हो। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ओके मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ही ठीक है। ओके, और सेकंड यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी कि हमें हर कंपोनेंट के लिए मैनुअली क्या करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी हैव टू कॉन्फ़िगर एवरी कंपोनेंट मैनुअली। ओके, हमें मैनुअली सारे कंपोनेंट्स को क्या करने पड़ते थे, कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग काफ़ी सारे XML में कोड करते थे सिक्योरिटी के लिए। ओके, सिक्योरिटी के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए,
ये सारे मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको नहीं बताए, ये एक्चुअली में मैं स्प्रिंग बूट में आपको बेसिक्स एक सारे एनोटेशंस का मैं ओवरव्यू देने वाला दिया था, ताकि आप स्प्रिंग बूट में जब भी मैं वो सारे एनोटेशंस का यूज करूँ तब आपको वो सारे एनोटेशंस क्लियर है। ओके, एक्चुअली में स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी एक अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अभी रियल टाइम में स्प्रिंग बूट का ज़्यादा यूज होता है, तो मैं सिर्फ स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बेसिक आपको समझाया था ताकि आप स्प्रिंग बूट को समझने के काबिल बन सको। ओके, आपको आपसे जो भी मैं स्प्रिंग बूट के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप उसे समझ सको। ओके ओके, यहाँ पे क्या था कि सो मच कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट फॉर किसके लिए, वन कनेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन ले रहे थे, तो खाली एक कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ रहे थे। ओके, देन यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम काफ़ी स्लो हो गया और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपमेंट बिकम्स स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इन इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए, इस इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे, काफ़ी सारे इसमें बॉयलर प्लेट कोड आ रहे थे। हमें कोड को शुरू से क्या करना पड़ता था, स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 1 से करना पड़ता था। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप करते थे तो सेम कोड को हमें क्या करना पड़ता था, हर एप्लीकेशन के लिए जीरो लाइन से, मतलब कि स्टार्टिंग से हमें क्या करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। ओके, स्टार्टिंग से हमें क्या करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। 1 मिनट, स्टार्टिंग से हमें क्या करना पड़ता था, इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो इसे दूर करने के लिए स्प्रिंग बूट ने जो पाइवोट टीम है, स्प्रिंग बूट के पाइवोट टीम ने ये क्या करा कि वो उसने आइडेंटिफाई करा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे जो बार बार कोड हर एक एप्लीकेशन में लिखे जा रहे हैं, उस कोड को हम लोगों स्प्रिंग बूट के पाइवोट टीम ने क्या करा, वो कॉमन कोड को उसने क्या करा, रेडीमेड एक प्रोजेक्ट में मतलब कि क्रिएट कर दिया। स्टार्ट मतलब कि जो भी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन थे, जैसे कि कॉमन क्लासेस थे, जैसे कि स्प्रिंग बूट क्या करते थे, कॉमन थिंग्स को उसने क्या करा कि कैच करा कि बार बार डेटाबेस कनेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ईमेल के लिए, पेमेंट के लिए कुछ ऐसे कोड्स हैं जो हर एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, कुछ ऐसे कॉमन थिंग्स हैं जो हर एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। तो वो क्या करा कि इन सारे जो कॉमन यूजेस आ रहे थे एप्लीकेशन में, इसको क्या करा उसने, पाइवोट टीम ने, स्प्रिंग बूट के जो टीम है वो क्या करा, एक पेरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करा और उसने क्या करा कि उसमें सारे जो भी कॉमन थिंग्स आ रहे थे इसमें, उससे क्या करा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जिसमें कॉमन क्लासेस रहे, स्टार्ट जार्स रहे, एम्बेडेड सर्वर उसने डाल दिया, डेटाबेस सेटअप डाल दिया। जब क्योंकि जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते थे तो हम लोग खुद से सर्वर क्या करते थे, ऐड करते थे, हमें सर्वर खुद से डेटाबेस कनेक्शन खुद से करना पड़ता था। ओके, तो स्प्रिंग बूट के पाइवोट टीम ने ये थिंक सोचा कि इन सारे जो कॉमन थिंग्स आ रहे हैं, मतलब कि कॉमन जो भी वर्क आ रहे हैं, इन सबको क्या करा उसने, कॉमन हर एक प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए उसने क्या करा है, कॉमन कॉमन प्रोजेक्ट, मतलब कि एक जो भी कॉमन लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहे थे उन सब का क्या करा उसने, एक प्रोजेक्ट बनाया, पेरेंट प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग स्प्रिंग बूट कहते हैं, जो कि स्टार्टर है। उसी पेरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करा कि उस सारे जो भी रिपीटेड कोड थे, जैसे कि सर्वर थे, डेटाबेस कनेक्शन था, कॉमन क्लासेस थे, जो भी स्टार्टर जार्स के अंदर सारे जो भी इंक्लूडेड थे, उन सबको क्या करा, कॉमनली क्रिएट करा। मैं अभी जो भी बोला मैं भी आपको क्रिएट समझ में नहीं आया होगा, तो अभी मैं पिक्चर्स यहाँ पे बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो आपको पिक्चर्स नहीं रहती है, तो कभी कभी माइंड कैच नहीं कर पाती है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो स्प्रिंग बूट क्या करा कि कुछ
कॉमन्स जैसे कि एम्बेडेड जार फाइल जैसे टॉमकैट सर्वर को क्या करा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पाइवोट टीम ने क्या करा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्प्रिंग बूट बाय पाइवोटल टीम। अब यहाँ पे आपको क्लियर होने लगेगा कि स्प्रिंग बूट क्यों आ रहा है और इसमें क्या क्या हमें मिलने वाली है, स्प्रिंग बूट का यूज हम लोग क्यों करने वाले हैं। प्रोवाइड एवरीथिंग रेडी इन अ parent project, we just link our project and start coding। ओके, स्टार्ट कोडिंग। तो अभी मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग बूट के बारे में, क्योंकि अब हम लोग स्प्रिंग बूट इन सारे डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, इन सारे डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए स्प्रिंग बूट आया। और स्प्रिंग बूट क्या करा कि जो भी कॉमन थिंग्स थे, मतलब कि जो भी कॉमन वर्क थे, जैसे जो जो कॉमन कॉमन कोड यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, यूजर से रिलेटेड, डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, उन सबको वो क्या करा, पाइवोट टीम ने क्या करा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करा। ओके, और उसे एक प्रोजेक्ट में क्या करा, कन्वर्ट करा, एक प्रोजेक्ट में क्या करा, कन्वर्ट करा, जिसे हम लोग स्प्रिंग बूट कह रहे हैं, जिसमें क्या रहता है कि ऑल कॉमन थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, स्प्रिंग बूट में ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि स्प्रिंग बूट जो कि पेरेंट प्रोजेक्ट है, पेरेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है, ये पूरा जो हमारा जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये पेरेंट प्रोजेक्ट है। ये क्या कंटेन करता है, स्प्रिंग बूट के भी मैं बात कर रहा हूँ, ऑल कॉमन थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हियर, या रेडी इसमें रहेगा। ऑलरेडी इसमें क्या रहता है, रेडी रहता है। जैसे उसमें क्या क्या रेडी रहेगा, जैसे कि इसमें एक खास फीचर है इस स्प्रिंग बूट में कि इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसमें पहला हमारा क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सारे कुछ इसमें ऑटोमेटिकली होती है। इसमें जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस जो भी करते हैं, जैसे फ्रेमवर्क में हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वर्क करते थे, तो इसमें सारा कुछ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है स्प्रिंग बूट में। ओके ओके, इसमें कुछ कॉमन क्लासेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट में जार फाइल्स, मतलब कि हमें प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं, कॉमन क्लासेस और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। और इसमें हमें स्टार्टर जार फाइल मिलती है। ओके, तो यहाँ पे मैं डेटाबेस के अभी कॉमन क्लासेस उस कॉन्फ़िग के बारे में बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसका सिंपल मतलब आप ऐसे समझो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब है कि स्प्रिंग बूट कुछ कॉन्फ़िगरेशन खुद बना देता है। ओके, स्प्रिंग बूट कुछ कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, खुद बनाता है। जैसे अभी मैंने डेटाबेस डिपेंडेंसी को ऐड कर दी और डिपेंडेंसी डिटेल्स को मैं सेटअप करूंगा आने वाले अभी फर्दर क्लासेस में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वहाँ पे मैं डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी इनपुट्स हैं, प्रॉपर्टीज है, वो मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या करूंगा, दे दूंगा। देन उसके बाद स्प्रिंग बूट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस डेटाबेस कनेक्शन को सेटअप कर देगा। ओके, मतलब मुझे मैनुअली 100 लाइन ऑफ कोड को, ओके, मतलब कि मुझे मैनुअली 100 लाइन ऑफ कोड कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ी। ओके ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉमन क्लासेस और कॉन्फ़िगरेशन, जो हर प्रोजेक्ट में कुछ कॉमन चीज़ें बार बार यूज होती हैं, जैसे कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जेसन कन्वर्जन, एरर हैंडलिंग, बीन क्रिएशन, वेब कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट टीम ने इनमें से बहुत सारी कॉमन चीज़ों को पहले क्या करा, पहले से बना रखी है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और हमें क्या करना पड़ता है, इसे दोबारा नहीं लिखना पड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। ओके, थर्ड हमारा है स्टार्टर स्टार्टर जार्स। ओके, स्टार्टर जार्स। अब तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टर जार्स, स्टार्टर जार को आपने रेडीमेड किट समझिए। आप जो इसे, आप जो स्टार्टर जार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे
रेडीमेड किट समझिए। जैसे कि मुझे वेब एप्लीकेशन बनाना है तो मैं सिर्फ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड करूंगा, तो उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है स्प्रिंग बूट में, वो खुद वो क्या होगा, लोड हो जाएगा, वो खुद क्या करेगा, उसे लोड कर देगा। तो इसके लिए मुझे अलग से 20-30 लाइन डिपेंडेंसी सर्च करके उसे अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टार्टर जार्स में हमें अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या यहाँ पे थर्ड फोर्थ लाइन में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम्बेडेड सर्वर टॉमकैट। आपने सर्वर का यूज करा होगा, जैसे जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स टॉमकैट सर्वर का ही यूज करते हैं। मैं भी टॉमकैट सर्वर के थ्रू ही क्या करता हूँ, मैंने भी प्रैक्टिस करी थी। तो यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एम्बेडेड सर्वर टॉमकैट है, तो पुराने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में टॉमकैट अलग से क्या करना पड़ता था, हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर ही ये इनबिल्ट पहले से ही हमें इनबिल्ट मिल जाता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि इसे रन करते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा टॉमकैट सर्वर भी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद है डेटाबेस सेटअप, डेटाबेस सेटअप लॉजिक। ओके, तो डेटाबेस सेटअप लॉजिक यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटाबेस सेटअप लॉजिक है कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉमन कोड को सेटअप करना पड़ता था हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो स्प्रिंग बूट ने क्या करा, पहले से ही इसे क्या करा है, कॉन्फ़िगर करके रख दिया है, पहले से ही इसके लाइन ऑफ कोड को करके रखा है। बस हमें क्या करना पड़ता था, हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सिर्फ इसके इनपुट्स को हमें देना पड़ता है। सिर्फ इसके क्या हमारा यूआरएल है, क्या हमारा यूजर नेम है, क्या हमारा पासवर्ड है, हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस सेटअप को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। ऐसे कई सारे इसमें है। ओके, एंड मेनी मोर। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे जो इन सारे स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग बूट जो हमारा है पेरेंट प्रोजेक्ट, इसमें ऑल कॉमन थिंग्स को इसने क्या करा है, पहले से ही कोड करके रखा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ेगा। मतलब इन सारे फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारा एप्लीकेशन होगा, जो हमारा चाइल्ड एप्लीकेशन होगा, जो कि हमारा ये जो दो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग और बुक टिकट, इस एप्लीकेशन को मान लो कि हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि हमारा वही प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा ये पेरेंट प्रोजेक्ट हुआ, जो कि स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड कर रहा है। इन सारे पेरेंट स्प्रिंग बूट में इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करें, जो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लाइन ऑफ कोड लिखे, कॉमन थिंग्स को उसने क्या करा है, कुछ चीज़ें पहले से ही कॉन्फ़िगर करा है। देन उसके बाद स्टार्टर जार्स करा है, एम्बेडेड सर्वर को पहले से इंस्टॉल कर दिया है, मतलब कि इसमें एम्बेडेड कर दिया है। डेटाबेस सेटअप से रिलेटेड कॉमन थिंग्स को इसने क्या करा है, पहले से इसमें सेटअप कर रखा है इस पेरेंट प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग जैसे कि एप्लीकेशन बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, जैसे यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, मान लो कि जो हमारा एप्लीकेशन है, अ, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग और बुकिंग टिकट। ओके, मान लो कि हमारे पास दो एप्लीकेशन है, मान लो कि आप ऐसा समझो, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जो कि ये हमारा एप्लीकेशन है, जो कि या तो ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है या बुकिंग टिकट हो सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन थिंग्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पेरेंट प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। दैट मीन्स कि इस पेरेंट प्रोजेक्ट को अपने चाइल्ड प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, जो कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमारा चाइल्ड प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग कहेंगे चाइल्ड प्रोजेक्ट। ओके, इस चाइल्ड प्रोजेक्ट में हमें सारे कॉमन थिंग्स को क्या करेंगे, हम लोग पॉम डॉट एक्सएमएल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग बूट में पेरेंट प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेंगे। ओके,
लिंक कर लेंगे, इस पेरेंट प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे। कैसे करेंगे, लिंक कर लेंगे। ओके, ओके, लिंक कर लेंगे। मैं इसे लिंक कर लेता हूँ। तो इसे हम लोग लिंक कैसे करेंगे, इसे हम लोग लिंक करेंगे थ्रू फॉर्म डॉट एक्सएमएल के थ्रू एक्सेस करेंगे, और नहीं तो हम लोग बिल्ड डॉट ग्रेडल, अगर हम लोग ग्रेडल यूज करेंगे तो बिल्ड डॉट ग्रेडल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट के फीचर्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ ताकि बिल्ड डॉट ग्रेडल, बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये आपको फाइल मिल जाएगी जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बिल्ड डॉट ग्रेडल क्या है। ओके, तो अभी हम लोग पॉम डॉट एक्सएमएल यूज करें तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी भी जार फाइल को एक्सेस करते हैं, किसी भी डिपेंडेंसी को, किसी की भी एपीआई को हम लोग इसी पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करते हैं, लोड करते हैं डिपेंडेंसी के थ्रू। ओके, तो हम लोग पेरेंट स्प्रिंग बूट स्टार्टअप पेरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे इसके फीचर्स को कॉमन जो भी इसने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉमन चीज़ों को इसने क्या करा, एनालिसिस करा, और वो क्या करा, कॉमन थिंग्स को इसने पहले से ही पेरेंट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया। बस हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें सिर्फ अपना कंट्रोलर लिखना पड़ता है, राइट कंट्रोलर, राइट सर्विस लॉजिक हमें लिखना पड़ता है, सर्विस जो भी हमें हमें मिलती है, और रिपोजिटरी जैसे कि डेटाबेस में जो भी हमें रिपोजिटरी हमें रिपोजिटरी लिखना पड़ता है, और राइट बिजनेस लॉजिक, बिजनेस से रिलेटेड हम लोग लॉजिक लिखते हैं, और जो भी इनपुट्स हम लोग इसमें डेटाबेस कनेक्शन से पोर्ट नंबर ये सारे हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है ये फिक्स्ड नेम है। ओके, स्प्रिंग बूट इसी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को, मतलब एप्लीकेशन ही लिखा हुआ होना चाहिए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ये फिक्स नेम है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग बूट जब भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल को पढ़ेगा तो इसी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को वो रीड करेगा, इसी के अंदर वो सारे इनपुट को क्या करेगा, वो रीड करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये फिक्स नेम है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ये फिक्स नेम है स्प्रिंग बूट के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो मैं इसे, ओके, मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि, ओके, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्प्रिंग बूट में कुछ कॉमन थिंग्स को पहले से ही कॉमन थिंग्स को वो पेरेंट प्रोजेक्ट में पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है, बस हमें क्या करना पड़ता है, उसे यूज करना पड़ता है, जिसमें इंक्लूडेड रहता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन क्लासेस, स्टार्टर, जार फाइल, ओके, एम्बेडेड सर्वर, डेटाबेस सेटअप, ये सारे। ओके, तो बस हमें क्या करना पड़ता है कि हमें खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जो कि हमारा चाइल्ड प्रोजेक्ट होता है, और उसे हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं पेरेंट क्लास से। ओके, पेरेंट प्रोजेक्ट से। ओके, और ये क्या करेगा, स्प्रिंग बूट पेरेंट के जितने भी फंक्शनैलिटी है, फैसिलिटीज है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बस हमें कंट्रोलर, सर्विस और बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में इनपुट ये सारे क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। ओके, तो इसे मैं वन, ओके, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्प्रिंग बूट के बारे में, स्प्रिंग बूट क्या है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंग बूट क्यों आया और स्प्रिंग बूट में क्या क्या हमें फीचर्स मिल रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, स्प्रिंग बूट। ओके, तो स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स, ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स ऑल कॉमन थिंग्स इन अ पेरेंट प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंड है हमारा, इट इंक्लूडेड इट इंक्लूड्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन
कॉमन क्लासेस, ओके, स्टार्टर जास, एम्बेडेड सर्वर, डेटाबेस सेटअप, ओके। देन थर्ड है हमारा, वी क्रिएट आवर ऑन प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग चाइल्ड प्रोजेक्ट इसे बोलते हैं, चाइल्ड प्रोजेक्ट, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होगा वो चाइल्ड प्रोजेक्ट होगा, लिंक इट विथ पेरेंट, ओके। पेरेंट प्रोजेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, ओके। पेरेंट हमें क्या देगा, पेरेंट गिव्स ऑल दीज फैसिलिटीज automatically, okay. We just need to provide, we just write our business logic and application properties, okay. This saves a lot of time and effort, okay, जो कि हमारा काफी सारा टाइम को ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ओके। तो जैसे यहाँ पे पेरेंट प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हमें चाइल्ड प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। तो इस स्प्रिंग बूट के पेरेंट प्रोजेक्ट्स मतलब कि सारे फीचर्स को हमें एक्सेस करने के लिए हमें क्या 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 करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सारे फीचर्स को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट्स कर रहे हैं, ओके, इनहेरिट्स कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पेरेंट प्रोजेक्ट्स में फीचर्स हैं वो सारे एवरीथिंग क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। ये किसके थ्रू डन होगा, पॉम डॉट एक्सएमएल और बिल डॉट ग्राइडल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बस हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना रहता है सर्विस बिजनेस लॉजिक पे, ओके। पेरेंट क्या करेगा कि ये पेरेंट सारे टेक केयर है मतलब कॉमन सेटअप्स के लिए, ओके। ये पेरेंट खुद ब खुद ये सारे कॉमन थिंग्स को क्या करेगा, सेटअप करेगा, ओके। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। अब हम लोग समझते हैं स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था तो यहाँ पे स्टार्टर चार्ज क्या होता है इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टर क्या होता है, ओके। तो स्टार्टर एक्चुअली में होता क्या है उसे हम लोग समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये सारे मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से क्या करोगे, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकोगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है, पहले हम लोग इसे समझेंगे, ओके। स्टार्टर डिपेंडेंसीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टर्स। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ओके। स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है, जो कि पहले से ही बिल्ट इन जार फाइल होता है ना, जो इसके अंदर कुछ कॉमन लाइन ऑफ कोड होते हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ओके। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या होता है कि एक रेडीमेड जार पैकेज होता है जिसमें कॉमन लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशंस और सेटअप जो कि पहले से ऐड किया हुआ रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्टर डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं मतलब कि स्टार्टर डिपेंडेंसी को, तो उसमें उससे रिलेटेड सारे लाइब्रेरीज और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पहले से ही सेटअप हो जाता है हमारे एप्लीकेशन में, ओके। तो इसलिए हमें अलग अलग डिपेंडेंसी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। जैसे कि हमें वेब से रिलेटेड डिपेंडेंसी ज़रूरत है, तो हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसमें हम लोग रेस्ट एपीआई इस सारे से रिलेटेड हमें लाइब्रेरीज ऑलरेडी इसमें एप्लीके मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करूँगा, ओके। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी को ऐड करूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे दो टेबल बना लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको 1 मिनट।
ओके। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे जिस डिपेंडेंसी के बारे में मैं बोलूँगा वहाँ पे मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्टार्टर नेम। ओके, क्योंकि जो भी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे उससे हम लोग वो स्टार्टर उसके नेम को यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्टार्टर नेम। और यहाँ पे हो जाएगा उसके यूज केसेस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यूज। ओके। तो इन सारे डिपेंडेंसी का हम लोग स्टार्टर डिपेंडेंसी का क्या करेंगे, स्टार्टर डिपेंडेंसी का हम लोग यूज करेंगे जो कि स्प्रिंग बूट हमें पहले से प्रोवाइड करेगा। इस एपीआई को हम लोग क्या करेंगे, पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके डिपेंडेंसी को। वो तो जैसे जैसे हम लोग इसका यूज कैसे सीखेंगे तो आपको आने वाले इस वीडियोस में काफ़ी क्लियरिटी होगी। ओके। तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग बूट के बारे में। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो सारे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ओके। तो ये जो हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब से रिलेटेड है, तो मान लीजिए कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी को हम लोग ऐड करेंगे अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो मुझे वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मतलब कि आप मान लीजिए कि आप एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जिसमें वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वेब से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी को अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इतना ही ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करूँगा, इस डिपेंडेंसी को अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करूँगा, तो ये क्या करेगा, इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या करेगा कि एमबीसी रेस्ट एपीआई जेसन प्रोसेसिंग एम्बेडेड टॉमकैट और बहुत सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को वो क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके। हमें अलग से इसकी लाइब्रेरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस वेब डिपेंडेंसी को ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाएंगे अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, वेब, क्योंकि रेस्ट ऐप ये होती है, रेस्ट। ओके। रेस्ट एपीआईज एपीआईज एंड एमबीसी से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लाइब्रेरीज को ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट में। हम लोग वेब एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अगर हम लोग इस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके। और सेकंड, जैसे कि हमारा यहाँ पे होगा क्या, आप यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर हम लोग सेकंड ऐड करते हैं क्या, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट। अभी मैं यहाँ पे जो भी आपको डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा हूँ, जो भी स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जेडीबीसी, तो आप इसके बारे में उतना घबराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सारी डिपेंडेंसी को मैं आने वाले इस फर्दर क्लासेस में मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके। तो अगर मान लो कि मुझे डेटाबेस कनेक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंसी को ऐड करूंगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टेड जेडीबीसी डिपेंडेंसी को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ये क्या करेगा कि जेडीबीसी से रिलेटेड सारे रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज हैं उस और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी सपोर्ट फाइल है वो क्या करेगा, हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, डेटाबेस इस डिपेंडेंसी को कनेक्टिविटी के लिए, जैसे हम लोगों को जेडीबीसी कनेक्शन करना है इस तरीके से। ओके। वैसे ही एक और है, मैं एक और डिपेंडेंसी की बात करता हूँ, जैसे डेटा जेपी, क्योंकि हम लोग आने वाले सेशंस में इन्हीं सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले। ओके। तो मैं यहाँ अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे। ओके। स्प्रिंग बूट स्टार्टर और डेटा जेपीए। ओके। डेटा जेपीए। ओके। तो अगर हमें अपने एप्लीकेशन में हाइबरनेट का यूज करना है, हाइबरनेट जेपीए का, तो हम लोग किस डिपेंडेंसी का यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए डिपेंडेंसी का यूज करेंगे। ओके। ये क्या करेगा, हाइबरनेट की रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा, हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लेगा। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जेपीए प्लस हाइबरनेट। ओके। ओके। देन उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लॉग इन लॉग आउट कर रहे हैं स्प्रिंग। ओके। यहाँ पे मैंने शायद
ज़्यादा क्लोज करा है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डॉट सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें लाइब्रेरीज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। जैसे ही हम लोग इस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, तो इससे रिलेटेड सारे सेटअप हमें अपने एप्लीकेशन में, मतलब कि चेल प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये इस किससे रिलेटेड है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, सिक्योरिटी और लॉग इन ऑथ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको क्या हो रहेगी, समझ में आ रही होगी जो भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, इनके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके यूज केसेस देखेंगे, तब आपको वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब हमारा ये है स्प्रिंग बूट ईमेल से रिलेटेड जो रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डॉट ईमेल डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, सॉरी, मेल डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमें ईमेल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन और लाइब्रेरीज को क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ओके, ईमेल सेंडिंग, इसके हम लोग यूज किस लिए करते हैं, ईमेल सेंडिंग के लिए। फिर उसके बाद स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन। ओके, आईफोन जेसन, JSON जेसन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस डिपेंडेंसी को ऐड करूंगा, तो ये हमारा जेसन क्या करेगा, एप्लीकेशन सपोर्ट करने लगेगा। ओके, जेसन सपोर्ट। ओके, ऐसे कई सारे डिपेंडेंसी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड मेनी मोर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टर एक रेडीमेड जो स्टार्टर डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये एक क्या है, यहाँ पे इसके बारे में लिख लेता हूँ, स्टार्टर आर प्री बिल्ट, BUILT बिल्ट जास। ओके, स्टार्टर आर प्री बिल्ट जास, दे contain common code and कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कॉमन लाइन ऑफ कोड रहते हैं, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो कोड रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, इस स्टार्टर जार फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। बस हमें क्या करना है, उसके डिपेंडेंसी को ऐड करना है ना, वो हमें जार फाइल प्रोवाइड कर देगी और हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज कर लेंगे। ओके, जैसे कि वेब से रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर में जैसे ही वेब डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, तो ऐसे कई सारे रिक्वायर्ड फाइल को वो क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा और वेब एप्लीकेशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अपने एप्लीकेशन में। ओके, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इन सारे डिपेंडेंसी का यूज केसेस सीखेंगे। ओके, यूज केसेस जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तब आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, ओके, ये सब ठीक नहीं है। ओके, मे बी ये ठीक है। ओके, तो स्टार्टर डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर डिपेंडेंसी के यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। स्टार्टर डिपेंडेंसीज, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टर्स। तो ये क्या है, स्टार्टर 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 आर रेडी मेड जार्स। ओके, ये रेडीमेड जार्स हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या कॉमन रहते हैं, दे इंक्लूड कॉमन कोड लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बस हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, वी जस्ट ऐड द रिक्वायर्ड स्टार्टर, जो कि हम लोग डिपेंडेंसी उसको बोलते हैं, स्टार्टर इन pom.xml और build.gradle। build.gradle क्या है, ये आने वाले सेशन में ही हम लोग सीखेंगे। अभी से मैं एकदम से आपको बताऊंगा तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको पहले से भी मे भी पता होगा इसके बारे में। ओके, वी नीड
फॉर दैट फीचर। ओके, तो ये हमारा स्टार्टर डिपेंडेंसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने डिस्कस करा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके डायग्राम को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ओके, स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है, ओके, स्प्रिंग बूट। तो सिंपल लाइन में हम लोग कहें कि स्प्रिंग बूट क्या है, तो स्प्रिंग बूट का आप ऐसे वन लाइन डिफिनेशन आप समझो कि अगर स्प्रिंग बूट को आपको डिफाइन करना हो तो आप यहाँ पे कहोगे स्प्रिंग बूट इज अ स्प्रिंग बेस्ड फ्रेमवर्क, ओके, दैट प्रोवाइड्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ओके, starter dependencies and embedded server support to reduce development time and boiler plate code। ओके, तो ये स्प्रिंग बूट का डिफिनेशन था। अगर आप वन लाइन में इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हो। ओके, अपने इंटरव्यूअर्स को आप समझाना चाहते हो तो इस लाइन के थ्रू आप क्या करोगे, आप बता सकते हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट्स इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, तो स्प्रिंग बूट का मीनिंग आप समझ गए हो। ओके, मैं इसका नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा, जो भी मैं यहाँ पे पेंट में बताया हूँ ये सारे मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। ओके, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट के डिफरेंस को समझेंगे। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट के डिफरेंस को समझेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ स्प्रिंग बूट। ओके, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि ओके, मैं इसके अंदर लिख लूंगा। ओके, इस बार मैं थोड़ा सा कलर सही रख रहा हूँ। स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्सेस स्प्रिंग बोर्ड, इसके डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि स्प्रिंग बूट का यूज कहाँ होता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे उसको दूर करने के लिए स्प्रिंग बूट में पहले से ही प्री डिफाइंड कोड हमें मिल जाते हैं, कुछ रिक्वायर्ड पहले से ही प्री डिफाइंड जार फाइल मिल जाती है। उसका हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट में कॉमन लाइन ऑफ कोड का, मतलब कि जो भी हम बार बार हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा था स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट का डिफरेंस को मैंने यहाँ पे लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, एक साइड हम लोग देखेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, एक साइड हम लोग रखेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, और दूसरे साइड हम लोग रखेंगे क्या, स्प्रिंग बूट। ओके, तो इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे, और इसे मैं अंडरलाइन कर दूंगा, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, और इसे भी मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया। इसे मैं क्या करूँगा, टेबल बना लेता हूँ। ओके, ऐसे नहीं बनाऊंगा। ओके, तो हम लोग डिफरेंस को समझते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग क्या करते थे कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग क्या करते थे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते थे। पहला डिफरेंस हमारा क्या हो गया, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और दूसरा डिफरेंस इसमें क्या होता था कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहता था, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ब्लैक ही रखता हूँ सारे में क्योंकि मुझे बार बार कलर चेंज ना करना पड़े। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ओके, सेकंड है उस। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग एक्सएमएल बेस्ड सेटअप करते थे। तो यहाँ पे एक्सएमएल बेस्ड सेटअप होता था, एक्सएमएल बेस्ड सेटअप। और
इसमें XML बेस्ड हम लोग सेटअप नहीं करते थे, कॉन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैं इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि इसमें अट जाए। ओके, इसमें हम लोग कोडिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, मोर कोडिंग, इसमें लेस कोडिंग। ओके, ये मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन के टाइम, ओके, कोडिंग, कोडिंग, ओके। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती थी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, लेकिन स्प्रिंग बूट में काफ़ी कम टाइम लगती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस टाइम फास्ट डेवलपमेंट। ओके, देन उसके बाद इसमें कोई स्टार्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पे लिख देंगे नो स्टार्टर कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या आया, स्टार्टर डिपेंडेंसी आ गया स्प्रिंग बूट में, स्टार्टर डिपेंडेंसीज। ओके, इसमें हम लोगों को एक्सटर्नल टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता था, मतलब एक्सटर्नल सर्वर को क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था। तो यहाँ पे जैसे कि टॉमकैट हो गया, और भी कई सारे सर्वर्स हैं। और इसमें हमें इनबिल्ट रहता है, जिसमें इसमें पहले से क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड सर्वर। जैसे कि टॉमकैट इसमें पहले से ही रहता है, टॉमकैट रहता है, जेटी रहता है। ओके, जेबॉस आई थिंक रहता है, मैंने अभी याद नहीं रखा है, लेकिन जेबॉस भी इसके अंदर इनबिल्ट रहता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कोड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स था बिगिनर के लिए, एक्सपर्ट तो लिख ही लेते हैं और बिगिनर, लेकिन इसमें बिगिनर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है लिखना। ओके, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली सारा कुछ स्प्रिंग बूट इंटरनली सारा कुछ इंटरनली ही कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके ओके, ऐसे रखता हूँ ताकि ठीक से दिखे। ओके, 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 ओके। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के बीच में समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते थे, स्प्रिंग बूट क्या करता था, ऑटोमेटिकली करता था। ओके, मैं कुछ कलर कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे, कुछ ऐसा कलर जिससे कुछ अच्छा लगे। ओके, ऐसा ही ठीक है। ओके, ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, तो अभी ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है कि इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें एक्सएमएल बेस्ड सेटअप करते थे। ठीक इसका अपोजिट क्या है कि इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें कन्वेंशन कन्वीनियंट था हमारे लिए, ओवर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मोर कोडिंग इसमें करनी पड़ती थी, इसमें लेस कोडिंग करनी पड़ती थी। ओके, तो ये सारे डिफरेंस थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट में, जिसको आज हम लोगों ने क्या करा है, डिस्कस करा है। ओके, तो आने वाले सेशंस में हम लोग इन डिटेल इसके बारे में और भी सीखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मे बी आज आपको मैंने जो भी यहाँ पे डिस्कस करा है वो भी क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया है वो मे बी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इतना तो श्योर हूँ कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है उतना आपको क्लियर होगा। ओके, तो क्योंकि इन सारे डिपेंडेंसी का आपने तो यूज करा नहीं है, तो इन सारे डिपेंडेंसी का आपने यूज नहीं करा है, तो इनके बारे में जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे आप वहाँ पे क्या होगे, क्लियर नहीं हो पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज केसेस करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे, जो कि हमारा सेशन कितना था अभी, सेशन 18 था। सेशन 19 में हम लोग स्प्रिंग बूट के बारे में कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे। ओके, तो आज हमारा कोडिंग नहीं था क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। ओके, स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग सीख रहे थे। ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है और स्प्रिंग बूट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। ओके, आने वाले सेशंस में हम लोग इन सब स्प्रिंग बूट के सारे फैसिलिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने एप्लीकेशंस में। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे एक डायग्राम था, डायग्राम। ओके,
अगर आपको समझ में आ गई हो कि जो भी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा है यहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कुछ यहाँ से समझ में आ चुकी है इस सेशन से। ओके, तो एक्चुअल में मेरा स्प्रिंग बूट का कॉन्सेप्ट यहीं पे शुरू होता है। सेशन 18 से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करेंगे। ओके, तो अभी से भी आप अगर सीरियस नहीं हो, अभी से भी आप अभी तक आप सीरियस नहीं हो, तो अभी से आप क्या हो जाओ, सीरियस हो जाओ, क्योंकि यहाँ से आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि रियल टाइम में स्प्रिंग बूट से रिलेटेड ही सारे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रैक्टिकली हर दिन करना है, एक भी दिन आप स्किप नहीं करोगे। अगर आप स्किप करना शुरू कर दोगे तो आप क्या करोगे कि आप खुद से झूठ बोलोगे, जिससे आपको क्या होगा कि प्रोग्रेस में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना मतलब कि आप अपने प्रोग्रेस को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। ओके, खुद की प्रोग्रेस को क्या कर रहे हो, झूठ बोलकर रोक रहे हो। ओके, तो आप क्या करोगे, डेली इसे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब अब मैं जो कोडिंग करूंगा उसे आपको स्किप नहीं करना है, आपको जैसे ही जो भी मैं एग्जांपल्स यहाँ दूंगा, आपको खुद से क्या करना है, उसे टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पे सेशन 19 सेशन में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और इसका नोट्स मैं यहाँ पे साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप तक ये नोट्स पहुँच जाए। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ये नोट्स बनाऊंगा, इस नोट्स को मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ बनाकर आप तक पहुँचा देता हूँ। आप इस नोट्स को क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। तो अभी तक हमारा सेशन 17 तक के नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, तो हम लोग सेशन 17 तक के नोट्स प्रिपेयर कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे क्या, सेशन 18 तक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो सेशन 18 तक मैंने क्या करा है यहाँ पे। ओके, स्प्रिंग बूट इंट्रोडक्शन, मैं इसे हटा देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स से भी आप खुद से सब्सक्राइब करो ही करो। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। ओके, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रह जाते हैं। ओके, तो इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको नोट्स में प्रॉब्लम ना हो। ओके, काफ़ी बड़ी पिक्चर हो गई है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड डायग्राम हमारा ये है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा सेकेंड पिक्चर हो गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद थर्ड में हमारा कौन सा डायग्राम था, यहाँ पे कॉमन लाइन ऑफ कोड को, मतलब कि इस वाले कोड को क्या करना है, हमें पेस्ट करना है। ओके, ओके, तो इसका पिक्चर का अभी साइज ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस करा था डिफरेंस, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और मे भी मैंने एक डायग्राम मिस कर दी है, एक डायग्राम तो हमारा ये हो गया। कंट्रोल एक्स। ओके, ओके, स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी, देन उसके बाद हम लोग स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी के बारे में सीख रहे थे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस डायग्राम को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, और ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करे थे इन दोनों के डिफरेंस को। ओके, तो सिंपल है, मैं बस जो भी नोट्स आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, आप इसे क्या करोगे, इसे देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। ओके, ओके, तो मैं इसे ओके, तो सेशन 19 में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, इस लिंक पे क्या करना है, गिटहब लिंक के
पे क्या करना है, क्लिक करना है और आपको ये नोट्स आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।